नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसमें आज हम यूनिट 8 यानी अध्याय 8 को देखेंगे, जिसमें अध्याय का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इसके पहले के वीडियो में हम अध्याय 7 तक देख चुके हैं, तो आज हम अध्याय 8 के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित हम प्रश्न एवं उत्तर को जानेंगे। जैसे कि अध्याय का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, यानी कि इसके माध्यम से हम देखेंगे कि ग्रामीण लोग जो हैं उनके रहने का तौर तरीका, जीवनचर्या किस तरह का है। इस प्रश्न एवं उत्तर के माध्यम से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न है जो अध्याय के साथ है उसको देखेंगे, और लास्ट में हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। इस तस्वीर को देख लेंगे आप अपने पुस्तक से। तो इस तस्वीर के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है कि ऊपर दी गई तस्वीर में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए। तो इस तस्वीर में लोग क्या क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो हम यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देखें कि कुछ लोग दीवार बना रहे हैं, कुछ लोग रेहड़ी चला रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, और कुछ लोग फूल तोड़ रहे हैं, बल्कि कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं, और कुछ लोग दुकान अपना चला रहे हैं, यानी कि दुकानदार हैं। तो इस तस्वीर के माध्यम से हम यहाँ पर ये देखें। प्रश्न 2 है, पूछा गया है यहाँ पर कि खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए, और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं है उनकी एक सूची बनाइए। ये पेज नंबर 77 में आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो खेतों से जुड़े हुए काम हम देख सकते हैं कि खेतों में काम करते हुए किसान, और दूसरा नंबर हम यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे फल व सब्जियां तोड़ते हुए लोग। ये खेती से जुड़ा हुआ काम हो गया, यानी कि कुछ लोग फल और सब्जियां तोड़ रहे हैं और कुछ लोग अब खेतों में जो किसान है काम कर रहे हैं। और जो काम खेती से जुड़ा हुआ नहीं है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे रेहड़ी चलाना, दीवार बनाना, मछली पकड़ना, ये खेतों से जुड़ा हुआ काम नहीं है। प्रश्न 3 में देखेंगे कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है, उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। यहाँ पर बोला गया है कि चित्र बनाकर, जैसे कि आप अपने गांव में लोगों को काम करते हुए देखे होंगे, तो उनके बारे में चित्र बनाकर उनके बारे में कुछ लिखना है। तो यह आप खुद करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। पेज नंबर 79 में यह प्रश्न मिलेगा आपको। तो तुलसी को साल भर कमाई के मौके जो है वो नहीं मिलता, बल्कि तुलसी को वर्ष के कुछ महीने जैसे कि जून, अगस्त, सितंबर तथा नवंबर में ही उनको काम मिलता है, और साल के जो बाकी महीने होते हैं वो उनको काम नहीं मिलता उस महीने में। प्रश्न है, तुलसी के काम का विवरण दीजिए। यह रमन के काम से कैसे अलग है? पेज नंबर 80 में यह प्रश्न दिया हुआ है। तो उत्तर में देखेंगे कि तुलसी का काम, जैसे कि तुलसी को नियमित रूप से काम यहाँ पर नहीं मिलता है। तुलसी के बारे में हम देखेंगे कि उनको नियमित रूप से काम यहाँ पर नहीं मिलता है। वर्ष के कुछ महीने ही काम उन्हें मिल पाता है। तुलसी धान की रुपाई का काम करती हैं, और धान की फसल थोड़ी बढ़ जाने पर उसका मतलब देख रेख, निराई का काम करती हैं, और फसल पक जाने पर फिर उसको काटने का काम करती हैं। खेत में काम करने के अलावा वह घर का सारा काम करती हैं और जंगल से लकड़ी भी लाती हैं। 1 किलोमीटर दूर से पानी भी
पानी लाने का भी ये काम करती हैं, यानी कि खेत के अलावा ये घर का भी सारा काम करती हैं। रमन का काम हम देखेंगे कि रमन जो है एक मजदूर है। वह क्या काम करता है, तो खेतों में दवाई छिड़कने का काम करता है, फसल में दवाई छिड़कने का काम करता है। और जब खेतों पर कोई काम नहीं मिलता इसे, तो वह पास के खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम करता है, यानी कि जो खान है वहाँ से पत्थर का खान होता है, तो वहाँ से पत्थर ढोने का काम करता है, और जैसे बालू नदी से बालू ढोने का काम रमन जो है करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6 है कि तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? क्या मजबूरी है इनको कि कम पैसे पर इनको काम करना पड़ता है? पेज नंबर 80 में है ये प्रश्न। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि तुलसी के पास पूरे वर्ष काम नहीं होता है, बल्कि कुछ महीने ही इनको काम मिलता है और उसे काम की तलाश होती है। जो महीने इनको काम नहीं मिलता तो उस समय इनको काम की तलाश होती है, इसलिए वह कम मजदूरी पर ही काम करने को तैयार हो जाती है। जहाँ पर भी काम मिलता है इनको खेत में, वो कम मजदूरी पर ही, क्योंकि इनकी मजबूरी है। तुलसी ही की तरह अन्य खेतिहर मजदूर को भी उनकी भी यही स्थिति है, क्योंकि क्या यहाँ पर है कि साल भर इनको पूरे वर्ष काम नहीं मिलता, और खेत में जैसे कि रोपाई बुनाई के समय जो काम मिलता है तो इनको मजबूरी में करना ही पड़ता है ताकि कुछ पैसे इनको मिल जाए। प्रश्न 7 है, आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? वहाँ खेतिहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं? तो आपके गांव के बारे में पूछा गया है कि कौन सा फसल उगाया जाता है, और जो मजदूर होते हैं, खेत के मजदूर होते हैं, वह अपने काम को कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं? तो इसका उत्तर आप अपने से दीजिएगा। प्रश्न 8 है, अगर तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते? चर्चा करें। पेज नंबर 80 में प्रश्न है। तो यदि हम उत्तर में देखेंगे कि इनके पास खेती की जमीन होती तो वह दूसरे के खेत पर कम मजदूरी पे काम नहीं करती, बल्कि जो इनका खेत रहता, अपना खेत रहता, वो उसी में काम करती। वह फसल की बुआई, निराई तथा फसल कटाई के समय अपनी मदद के लिए अन्य मजदूरों को काम उपलब्ध कराती। अगर इनके पास जमीन होती, यानी खेत की जमीन होती, तो तुलसी के पति को भी दूसरे के खेत में मजदूरी नहीं करना पड़ता। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर तुलसी के पास खेत की जमीन होती तो इनको दूसरे के खेत में काम करने की मजबूरी नहीं पड़ती, बल्कि वो अपने खेत में ही काम करती है। प्रश्न 9 है क्वेश्चन, शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? पेज नंबर 81 में ये प्रश्न है। तो शेखर के पास 2 एकड़ जमीन है, यह काफी कम जमीन है इनके पास, और वह अपने खेत का सारा काम खुद ही अपने परिवार के साथ मिलकर कर लेता है, क्योंकि जो जमीन है वो काफी बड़ा नहीं है, और इनकी स्थिति जो है वो स्थिति का स्तर हम देखेंगे कि यहाँ पर गरीबी है। कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता है और बदले में उनके खेतों में कटाई के समय काम करवा देता है। इसलिए शेखर अपने खेत पर काम करने के लिए मजदूर नहीं लगाता। प्रश्न 10 है, शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? पेज नंबर 81 प्रश्न है, 81 में देख लेंगे आप। यहाँ पर पूछ रहा है कि शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता, क्या कारण है? तो हम देखेंगे कि शेखर जो है बीज और खाद जो है व्यापारी से क्या करता है, उधार खरीदता है। इस उधार को चुकाने के लिए उसे अपना धान जो होता है, इसका खेत का धान, वो व्यापारी को कम दाम पर ही बेचना पड़ता है इसे। इसलिए शेखर अपना धान बाजार में नहीं बेचता, क्योंकि यह बीज और खाद उधार लेता है व्यापारी से, इसलिए उसको चुकाने के लिए उस उधार को अपना खेती का जो धान होता है वो बेचता है। तो व्यापारी क्या करता है कि कम दाम पर लेता है, तो उधार चुकाने के लिए ये क्या करता है, शेखर कम दाम पर ही बेच देता है।
प्रश्न 11 है, शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था। शेखर की जो बहन है उसका मीना नाम है, उसने भी व्यापारी से क्या किया, उधार लिया खेती के लिए, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती थी। शेखर क्या करता था कि धान अपना व्यापारी को ही उधार चुकाने के लिए बेच देता था, लेकिन यहाँ पर मीना क्या कर रही है कि वो धान नहीं बेचना चाहती है। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी, तर्कों को लिखिए। एजेंट कहता है कि तुमने उधार लिया था, मीना को कहता है, इसलिए अपना धान बेचकर उधार चुका दीजिए। मीना बोलती है मैं अपना धान बाजार में बेचूंगी। एजेंट कहता है तुम अपना धान बाजार में नहीं बेच सकती हो, क्योंकि तुमने फसल बोने के लिए मुझसे उधार लिया था, इसलिए धान भी हमें ही बेचना पड़ेगा, मुझको ही देना होगा। मीना बोलती है मुझे बाजार से धान बेचने से अधिक मूल्य मिलेगा, तुम कम कीमत देते हो। व्यापारी क्या करता था कि कम कीमत पर ले लेता था। एजेंट बोलता है वाह, जब तुम्हें पैसे की जरूरत होती है तो पैसा हम उधार देते हैं, बाजार नहीं देता है, इसलिए धान तो हमें ही बेचना पड़ेगा। मीना कहती है नहीं, मैं अपना धान बाजार में बेचकर तुम्हारा उधार चुका दूंगी, यानी कि वहां से इनको जो पैसा मिलेगा उससे ये उधार चुका देंगी। एजेंट कहता है मीना तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम बुरा होगा। तो ये तर्क हुआ था, इन दोनों के बीच बातचीत हुई थी, जो कि हम उत्तर के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न 12 है, शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं और क्या अंतर है। आपके उत्तर के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। उनके पास कितनी जमीन है, उनको उधार क्यों लेना पड़ता है, उनकी कमाई के साधन क्या है और उन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने की क्या जरूरत है। पेज नंबर 81 में ये प्रश्न देखेंगे। तो शेखर और तुलसी के जीवन के बारे में देखेंगे कि इनके बीच समानता और अंतर क्या है। तो जमीन, पहला नंबर हम लेंगे जमीन के बारे में। तो शेखर के पास देखेंगे कि इसकी अपनी जमीन है और वह अपने खेत पर काम करता है, जबकि तुलसी के पास अपनी जमीन नहीं है, इसलिए वह क्या करती है कि रामलिंगम के खेतों में काम करती हैं। रामलिंगम जो था उनके पास काफ़ी अच्छे खासा ज़मीन था और इनकी एक मिल भी थी। उधार के बारे में देखेंगे कि शेखर को खाद व बीज के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है और उधार चुकाने के लिए ये क्या करता है शेखर कि कम कीमत पर ही व्यापारी को धान दे देता है, बेच देता है, जो कि व्यापारी काफ़ी कम कीमत देता है धान का। जबकि तुलसी के बारे में हम क्या देखेंगे कि तुलसी को बेटी की बीमारी के लिए, इसकी बेटी बीमार थी तो रामलिंगम से उधार लेना पड़ा था इनको, जिसको चुकाने के लिए इसे अपनी गाय को बेचना पड़ा। तुलसी को अपने गाय को बेचना पड़ा। कमाई के साधन देखेंगे कि शेखर की कमाई का साधन उनकी खेती में पैदा होने वाला धान है और उसकी गाय का दूध, यानी कि गाय भी पालते हैं ये, दूध को बेचकर, उसके दूध को बेचकर पैसा कमाते हैं। खाली समय में रामलिंगम के यहाँ चावल की मिल में काम करता है शेखर। और जबकि तुलसी की कमाई का हम साधन, एकमात्र साधन देखेंगे कि वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करती है। दूसरों की जमीन पर काम करने की जरूरत, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि शेखर फसल कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों से मदद लेता है और बदले में वह उनके खेतों की कटाई में करवा देता है, हेल्प करवा देता है, जबकि तुलसी मजदूरी करने के लिए दूसरे के खेतों में काम करती है। पेज नंबर 82 में ये प्रश्न है कि रामलिंगम के पास कितनी जमीन है। तो रामलिंगम के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। प्रश्न 14 है, अपनी जमीन पर उगने वाले धान का वह क्या करता है। रामलिंगम के बारे में पूछा गया है। तो रामलिंगम के पास एक चावल की मिल है और अपनी जमीन पर उगने वाले धान वह इसी मिल में भेज देता है। जो इसके खेत में धान होता है वो इसी मिल में भेज देता है और चावल आसपास के शहरों में व्यापारी को फिर बेच देता है। खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन है, रामलिंगम के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो खेती के अलावा कमाई के साधन है कि ये गरीबों को ब्याज पर पैसा जो है उधार देता है, जो कि ब्याज से इसको फायदा होता है। एक चावल मिल का मालिक है, उससे इनकम होता है इसका। बीज व खाद की दुकान भी है,
तो इनके इसकी बिक्री में भी बेचकर भी ये काफ़ी फायदा कमाता है। प्रश्न 16 है, ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? माना कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसान जो है गरीब है, अब इनकी सिचुएशन स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। पेज नंबर 83 में ये प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि भारत के 80% किसानों के पास बहुत कम खेती की जमीन है, पर्याप्त खेती नहीं है उनके पास। यह जमीन उनकी जीविका चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, रोजी रोटी उनका नहीं चल पाता, इसलिए वो दूसरों के खेतों पर मजदूरी करते हैं या अन्य जगह जाकर, यानी कि अन्य जगह शहर में जाकर भी मजदूरी करते हैं ये लोग। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार कुछ प्रयास कर सकती है, जैसे छोटे किसानों को सस्ती कीमत पर खाद दे सकती है, बीज दे सकती है, फसलों की उपज को उचित कीमत पर खरीदने की व्यवस्था कर सकती है, ताकि जो बड़े व्यापारी हैं उनसे उचित कीमत पर किसानों से फसल को खरीदारी करें। कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध करा सकती है, तो इससे इनका सिचुएशन बदल सकता है किसानों का, अगर सरकार ये सारी चीज़ों पर ध्यान दे, जैसे कि खाद बीज कम कीमत पर उपलब्ध कराना कम पैसों में, तथा खाली समय के दिनों में गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर सकती है यहाँ पर सरकार। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनकी स्थिति में कुछ बदलाव देखा जा सकता है। शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है, क्या कारण है? आपको उनमें क्या समानता और अंतर दिखते हैं? 85 नंबर पेज में ये प्रश्न है। तो शेखर और अरुणा दोनों के परिवार को ही उधार लेना पड़ता है क्योंकि शेखर के पास 2 एकड़ जमीन है जिसमें उसे 60 बोरी धान मिलता है। 60 बोरी में से कुछ तो वो अपना उधार चुकाता है, बाकी जो धान बचता है वो 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए अगली फसल के खाद बीज के लिए उधार लेना पड़ता है। अरुणा का परिवार अरुणा जो है उसका परिवार समुद्र से मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाता है, परंतु मानसून के दौरान क्या होता है कि करीब 4 महीने तक वह समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा पाते अरुणा के परिवार, इसलिए इन महीनों में व्यापारी से उधार लेकर इनको गुजारा करना पड़ता है। समानताएं में देखेंगे कि दोनों परिवार ही परिश्रम करता है। यहाँ पर अरुणा के और शेखर के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, दोनों के परिवार के बारे में। तो शेखर और अरुणा के परिवार दोनों ही परिश्रम करते हैं, मेहनती हैं, दोनों ही व्यापारी से उधार लेकर अपनी ज़रूरत पूरा करते हैं, आवश्यकताएं जो हैं, और बदले में धान व मछली व्यापारी को सस्ती कीमत पर बेचते हैं। शेखर धान बेचता है और अरुणा मछली बेचकर अरुणा का परिवार सस्ती कीमत पर यहाँ पर बेचते हैं। अंतर में देखेंगे कि शेखर छोटा किसान है जबकि अरुणा का परिवार एक मछुआरा है, मछली पकड़ने वाला। अरुणा के परिवार के पास मछली पकड़ने के अलावा कोई अन्य दूसरा काम नहीं है, जबकि शेखर खाली समय में चावल मिल में भी काम करता है। खेती के अलावा वह चावल मिल में काम करता है और अपने गाय का दूध बेचकर भी कुछ आय प्राप्त करता है। प्रश्न 18 है, क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? यह क्या होता है? इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा? अरुणा के परिवार मछुआरा था, समुद्र किनारे रहते थे वो लोग। ये प्रश्न पेज नंबर 85 में आपको मिल जाएगा। तो उत्तर में देखेंगे कि सुनामी जो है समुद्र में आने वाले भूकंप के कारण उठने वाली विनाशकारी लहर है जो अधिक ऊंची तथा तेज होती है। सुनामी के कारण अरुणा जैसे मछुआरों को जान माल का यानी कि उनका घर परिवार काफ़ी नुकसान उनको पहुंचा होगा। उनके घर पूरी तरह बर्बाद हो गए होंगे तथा अपने परिवार के कुछ सदस्यों को भी उन्हें खोना पड़ा होगा। अब हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो अध्याय समाप्त होने के बाद प्रश्न दिए रहते हैं। पूछा गया प्रश्न कि आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं, उनमें से 5 कामों की सूची बनाई है। तो हम 5 सूची देखेंगे। पहला, टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। यहाँ के लोग ये भी काम करते थे और
खेती के अलावा ये सब काम करते थे। और कुछ लोग लोहार थे, नर्स थे, शिक्षक थे, धोबी थे, बुनकर थे, नाई, साइकिल ठीक करने इत्यादि के रूप में अपना अपना सेवा ये लोग देते थे। चाय, सब्जी, कपड़े, खाद व बीज की दुकानें भी थी। और कुछ लोग शहर में जाकर मकान बनाना और लॉरी चलाने का काम करते थे। कुछ लोग खान से, यानी कि जो खान होता है पत्थर का, कोयला का, ये सारा, तो खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम करते थे। कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर है, उनकी सूची बनाने को यहाँ पर बोला जा रहा है। उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों? तो खेती पर निर्भर लोग के बारे में देखेंगे कलपट्टू गांव में। रामलिंगम जो था ये बड़ा किसान था, मतलब इसके पास काफ़ी खेत थी। ये अपने खेतों पर स्वयं खुद काम नहीं करता था, बल्कि खेतिहर मजदूर से काम करवाता था, क्योंकि खेत का काफ़ी बड़ा था इनका। शेखर जो था वो छोटा किसान था, अपने खेतों पर खुद ही काम करता था। और कटाई के समय छोटे किसान आपस में एक दूसरे के खेतों पर काम करके मदद करते थे। तुलसी को देखेंगे कि तुलसी जो है भूमिहीन, इनके पास ज़मीन नहीं था खेती के लिए। ये क्या करती थी कि बड़े किसानों के खेतों पर फसल बुआई, निराई और कटाई के समय बुलाने पर, यानी कि इनको बुलाया जाता था वहाँ काम करने के लिए, तो उनके यहाँ ये तुलसी काम करते थे। तीन में से सबसे गरीब भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, क्योंकि उन्हें वर्ष के कुछ महीने में ही काम मिलता है। तुलसी को हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इनके पास ये भूमिहीन थी, इनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं था, तो कुछ महीने इनको काम मिलता था दूसरों के खेतों में, बाकी के समय वे खाली रहते हैं और इस कारण से उन्हें अपने आजीविका चलाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे गरीब तुलसी है, और क्यों? क्योंकि इसके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है और कोई भी इनकम का कोई सोर्स नहीं है इनके पास। प्रश्न 3 है यहाँ पर, कल्पना कीजिए। कल्पना करने के लिए बोला जा रहा है कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं, फैमिली मेंबर हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार ले कि ना लें। अब क्या कहेंगे? यहाँ पर कल्पना करने को बोला जा रहा है, मानने के लिए बोला जा रहा है कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार की सदस्य हैं। तो उत्तर में देखेंगे कि मैं मछली बेचने वाले परिवार का सदस्य होने के नाते सलाह दूंगी कि हमें बैंक से उधार लेकर इंजन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कैटामरैन, यानी कि मछुआरी की खास तरह की इंजन की छोटी नाव को बोलते हैं, होगी, तो हम समुद्र में दूर तक तेजी से मछली पकड़ने जा सकेंगे, जिससे हमारी इनकम भी बढ़ेगी और हमें मानसून के मौसम में 4 महीने व्यापारी से उधार लेकर अपना आजीविका नहीं चलाना पड़ेगा। जबकि बैंक के कर्ज पर ब्याज की दरें व्यापारी के मुकाबले काफ़ी कम होती है, जिसे चुकाने में हमें दिक्कत भी नहीं होगी और हम अपनी मछली ऊंची कीमत पर बाजार में बेच सकेंगे। प्रश्न 4 है, तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा और अन्य साधन का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा है और तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक तरह का असमानता ही है, क्योंकि तुलसी के पास कुछ भी खेत का ज़मीन नहीं था और रामलिंगम जो था उसके पास काफ़ी खेती का ज़मीन था और खेती भी होती थी। क्या यह एक उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा करने को बोला गया है। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि यह एक उचित स्थिति नहीं है। इस स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे कि गरीब भूमिहीन मजदूरों के पास वर्ष के जिन महीनों में काम नहीं होता, सरकार उनके गांव के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है। इस तरह के लोगों को सरकार आर्थिक सहायता देकर रोजगार के अवसर के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और सरकार सस्ती दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार इस तरह के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कुटीर उद्योग भी स्थापित कर सकती है। प्रश्न 5 देखेंगे, आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? चर्चा करें। तो शेखर जो था वो छोटा किसान था, तो शेखर जैसे छोटे किसानों को फसल बुआई के लिए
खाद, बीज खरीदने के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है, जिसके बदले में उन्हें अपनी फसल सस्ते दामों में व्यापारी को बेचनी पड़ती है, क्योंकि ये उधार चुकाने के लिए व्यापारी को ही इसे देना पड़ता है। इस तरह किसान को दो तरह से नुकसान होता है, एक तो ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेता है और दूसरे उसे अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसी कारण किसान अधिक परिश्रम करने के बाद भी अपनी जीविका जो है अच्छी प्रकार से ये नहीं चला पाते हैं और व्यापारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। यदि सरकार छोटे किसानों को बुआई के समय सस्ते दर, कम दाम पर बीज, खाद उपलब्ध करा दे तो किसान को व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर उधार नहीं लेना पड़ेगा, अगर ये सरकार उपलब्ध सारा चीज करा दे, और ना ही कम कीमत पर व्यापारी को अपनी फसल बेचने को इनको ज़रूरत पड़ेगा। वह आसानी से अपनी आजीविका चला सकेंगे। इसके अलावा सरकार किसान फसल को उचित दर पर खरीदने की व्यवस्था भी कर दे तो किसान व्यापारी की लूट से भी बच जाएंगे, जिससे उन्हें अपना फसल का उचित मूल्य मिलेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सरकार जो है शेखर को कम कीमत पर बीज, खाद और ये सारी चीज़ों को उपलब्ध कराकर उनकी कर्ज से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकती है। अगर कम कीमत पे ही सरकार इनको बीज दे दे, खाद दे दे और जितनी भी सुविधाएं हैं फसल उगाने के लिए कम कीमत पर दे दे तो इनको व्यापारी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपना जो फसल है, फसल होने के बाद वो अच्छे से बाज़ार में बेच सकते हैं, जो कि इनको उचित मूल्य भी मिलेगा। तो सरकार इस तरीके से हेल्प कर सकती हैं, इनको कर्ज से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकती हैं किसानों को। प्रश्न 6 है, नीचे दी गई तालिका भरते हुए शेखर और रामलिंगम की स्थिति को तुलना कीजिए। जैसे कि खेती की हुई ज़मीन, ये सारे चीज़ों के बारे में पूछा गया है। मजदूरों की ज़रूरत, उधार की ज़रूरत, तो हम उत्तर में देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे खेती की हुई ज़मीन, तो जैसे शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है और रामलिंगम के पास 20 एकड़ ज़मीन है। मजदूर की ज़रूरत किसको है, तो हम देखेंगे कि शेखर जो है इसकी ज़मीन काफ़ी कम है तो खुद काम करता है, और रामलिंगम के पास देखते हैं कि एकड़ में ज़मीन है, अच्छी खासी ज़मीन है, तो मजदूरों को इसे काम करवाना पड़ता है, मजदूरों से मजदूर लगाना पड़ता है, क्योंकि अकेले ये नहीं कर पाएगा। उधार की ज़रूरत, तो खाद और बीज के लिए व्यापारी से उधार लेता है शेखर, जबकि रामलिंगम को उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फसल का बिकना, तो फसल से व्यापारी का उधार चुकाने के बाद शेष फसल घर के लिए रख लेता है, जबकि रामलिंगम के बारे में हम क्या देख सकते हैं कि फसल कस्बों, गांव और आसपास के शहरों में बेची जाती है। इसके यहाँ मिल भी है, उनके द्वारा किया गया अन्य काम, तो शेखर जो है खेती के अलावा चावल मिल में काम करता है तथा गाय का दूध भी बेचता है, इसके यहाँ गाय भी है। और रामलिंगम के बारे में देखेंगे कि चावल मिल तथा खाद व बीज की दुकान का मालिक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि रामलिंगम जो है काफ़ी बड़ा किसान है और उसके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये हम प्रश्न एवं उत्तर देखें तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद।